गुड मॉर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। अब जैसे जॉन डन की ये पोएम का पार्ट है, आवर टू साउल्स देयर फोर विच आर वन, दो आई मस्ट गो इन डेयर नॉट येट, अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एवरी थिनेस बीट। अब ये चीज़ है, तो पहले नंबर तो ये पहचानना है कि जॉन डन ने कौन सी पोएम का है। जॉन डन ने दो पोएम यहाँ पर लिखा है, एक तो है अ बेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग और दूसरी पोएम है वो क्या है, कैनोनाइजेशन। तो यहाँ पर ये पोएम, ये जो है स्टेंजा है, ये किस पोएम से लिया गया है, तो ये स्टेंजा जो है जॉन डन की पोएम बेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से लिया गया है। तो यहाँ पर है, देखिए रेफरेंस में क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स अकर इन जॉन डन्स पोएम बेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये लाइन जॉन डन की पोएम बेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से लिया गया है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखिए, आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, देयरफॉर विच आर वन। तो ये जो बेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में एक तरह से यहाँ पर विदाई करते समय रोने के लिए मना किया गया है। तो वही यहाँ बताया गया कि हमारी जो दो सोल हैं, ये जो हैं फिजिकली नहीं, ये एक ही हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि हाँ, ये बेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का है। आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, द पोएट वाज गोइंग टू फ्रांस विद सर रॉबर्ट ड्रूरी। पोएट जो है, और पोएट का नाम कौन है, क्या है, जॉन डन। पोएट जो है फ्रांस जा रहा है, सर रॉबर्ट ड्रूरी के साथ में फ्रांस जा रहा है। हिज वाइफ वाज सैड, और इसकी वाइफ इस समय दुखी थी। डैट शी कुड नॉट बियर द पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। और दुखी इसलिए है कि वो अपने हस्बैंड के सेपरेशंस को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। द पोएट एडवाइसेस हिज वाइफ, पोएट अपनी वाइफ को एडवाइस करता है, डेट शी शुड नॉट मॉर्न हिज डिपार्चर, कि उसे उसके जाते समय दुख नहीं करना चाहिए और उसे एक हैप्पली हैप्पली विदा करना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज डेट द सोल ऑफ द पोएट। इस लाइन में पोएट जो है कहता है, डेट द सोल ऑफ पोएट एंड द सोल ऑफ बेलवेड हैव इमर्ज्ड इनटू वन, कि उसकी आत्मा और उसके प्रेमिका की आत्मा दोनों एक में इमर्ज है, दोनों एक है। द टू सोल्स हैव बिकम अ सिंगल सेल्फ, और दो सोल मिलकर एक हो गई हैं। सो दियर फिजिकल सेपरेशन कैन नॉट हार्म एनीवन, इसलिए उनका जो फिजिकल सेपरेशन है वो किसी का नुकसान नहीं करेंगी, ना तो प्रेमी का ना ही प्रेमिका का। आल्दो द पोएट गोज अवे फ्रॉम हिज बेलबेड, यद्यपि पोएट अपने बेलबेड से दूर जाता है, येट द यूनियन ऑफ सोल्स कैन नॉट ब्रेक, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो सोल एक हो गई हैं, दोनों सोल वो ब्रेक नहीं हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, और एक दूसरे साइड से देखा जाए तो द सेपरेशन विल इंक्रीज द एरिया ऑफ लव, ये जो अलगाव होता है ये प्यार के एरिया को वाइड करता है, प्यार को इंक्रीज करता है। द लव विल एक्सपेंड लाइक गॉड, और प्यार को एक भगवान की तरह एक्सपेंड करेगा, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंड होता है कि प्यार भगवान की तरह फैल जाएगा। विच एक्सपेंड्स इनटू लीव्स, जो कि लीव्स में फैलता है। व्हेन इट इज़ बीटन और क्रस्ड, जब इसको बीट किया जाता है या क्रश किया जाता है तो ये पत्ती पत्ती में फैल जाता है, मतलब ये प्यार जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। इट्स एरिया एक्सपेंड्स, सो द लव ऑफ द लवर ऑफ हिज बेलवेड शैल बी मोर डीप एंड प्रोफाउंड, और उसका एरिया जो है उसके लवर के प्रति जो प्यार है ना, मतलब ये जो प्यार का एरिया इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि जो प्रेमी और प्रेमिका का प्यार है वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा और ज़्यादा वो प्रोफाउंड हो जाएगा। तो ये जो है जॉन डन की पोएम का है। क्लियर इतना। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ दे बी टू आर
2. So, as stiff twin compasses are 2, thy soul, the fixed foot, makes no show to move but doth if the other do. देखिए, बट इफ दे भी, लेकिन अगर वे दो हैं, मान लेते हैं चलो वे दो हैं, आर टू सो वो दो जान हैं, दो लोग हैं, एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, तो इस तरह से हैं कि जैसे कंपास में दो टांगे होती हैं, सेम उसी की तरह हैं कि एक फिक्स्ड फुट रहता है और उसके चारों ओर दूसरा घूमता रहता है। वही ये अपनी प्रेमिका को फिक्स फुट मानते हैं और खुद को जो है वेंडरर फुट मानते हैं कि उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो देखिए इसका रेफरेंस वही चीज़ है, उसी पोएम का है, बेलिडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का है। तो दीज लाइन्स अकर इन जॉन डन्स पोएम, ये लाइन जॉन डन की पोएम अ बेलिडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से लिया गया है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में द पोएट वाज गोइंग टू फ्रांस विद रॉबर्ट ड्यूरी। पोएट जो है, अब यहाँ पर याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट ड्रूरी के साथ में फ्रांस जा रहा था। हिज वाइफ वाज सैड एंड शी शुड नॉट बियर द पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सैड थी, दुखी थी, और वो अपने हस्बैंड के इस तरह सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। द पोएट एडवाइसेस हिज वाइफ, पोएट अपने वाइफ को समझाते हुए एडवाइस देते हैं, उसे कहते हैं डैट शी शुड नॉट मॉर्न फॉर हिज डिपार्चर, कि उसे जो है उसके जाते समय दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब विलाप नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन दीज लाइन्स, इन लाइन में पोएट कहता है डैड दियर टू सोल्स आर द सिंगल यूनिट। पोएट कहता है कि उनकी दो सोल जो हैं एक सिंगल यूनिट की तरह हैं। इफ़ वन डज नॉट एग्री विद इट, अगर एक जो है सहमत नहीं है वन में से, डैड द टू सोल्स ऑफ द लवर एंड वेलवेट आर डिफरेंट यूनिट्स। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर मान लो एक कहता है कि ये लवर, या कोई अगर ये कहे कि लवर और वेलवेट, प्रेमी और प्रेमिका की ये जो सोल हैं वो डिफरेंट हैं, कोई ये तो कह सकता है। इफ़ दे आर टू सोल्स, अगर वे, चलो मान लेते हैं अगर वे दो सोल हैं, दे आर लाइक द टू लेग्स ऑफ द ड्रॉट्समैन कंपासेस, तो वो सिंपली एक कंपास के दो टांगों की तरह हैं, है ना। मतलब इनकी प्रेमी और प्रेमिका की जो सोल हैं ये कंपास के दोनों टांगों की तरह हैं। द कंपास ऑफ ड्रॉटमैन हैज टू लेग्स, जैसे वो ड्रॉटमैन के कंपास में जो हैं दो टांग होती हैं। वन इज़ द रिवॉल्विंग फुट, एक ऐसा होता है जो कि उसके चारों तरफ घूमता रहता है, फिक्स्ड वाले की तरह, विच इज़ लबर। और जैसे कंपास में दो टांग होती है ना, एक स्थिर रहती हैं और एक उसी की इर्द गिर्द चारों ओर घूमती रहती हैं। तो जो ये रिवॉल्विंग फुट रहता है, जो ऐसे घूमता रहता है, वो तो लवर है, प्रेमी है, हु इज गोइंग आउटसाइड, जो कि बाहर जा रहा है। द फिक्स्ड फुट विच इज़ द कंप्लीट वन डज नॉट मूव बट इट इज़ नॉट सो, और फिक्स्ड फुट जो कि मूव नहीं करता है लेकिन एक्चुअल में मूव करता दिखाई नहीं देता है, वो जो है उसकी प्रेमिका है, वो उसकी प्रेमिका यहाँ है ना। द और नेक्स्ट, द फिक्स्ड फुट विच इज कंप्लीट वन फॉर्म्स द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द बेलबेड, मतलब जो फिक्स्ड फुट है वो बेलबेड है, उसकी प्रेमिका है। इट सेम्स डेट हिज फिक्स्ड फुट डज नॉट मूव बट इट इज़ नॉट सो, मतलब ऐसा लगता है कि जो फिक्स्ड फुट है ना, वो मूव नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी मूव करता है। दिस फुट आल्सो मूव्स और इंक्लाइंस, ये भी फुट मूव होता है और इसका भी इंक्लिनेशन होता है। व्हेन द अदर फुट मूव्स ऑन, जब दूसरा फुट मूव करता है तब ये फिक्स्ड वाला फुट भी मूव करता है। सो व्हेन द रोटेटिंग फुट मूव्स द फिक्स्ड फुट इज बाउंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स द अदर। इसलिए जब जो ये रोटेटिंग फुट है, ये जब ये जो
घूमता रहता है, जो एकदम क्लियर कट अपीयर होता है। रोटेटिंग फुट, अगर ये फिक्स्ड फुट के चारों तरफ घूमता है तो फिक्स्ड फुट इसको एक बाउंडेशन में रखता है, मीन्स इसको रोके रखता है। द पोएट मीन्स टू से, इसका मतलब पोएट यही कहना चाहता है डेट द फिक्स्ड फुट इज द सेंटर, कि फिक्स्ड फुट सेंटर में होता है, विच इंक्लाइंस टूवर्ड्स द मूविंग फुट, जो कि उस मूविंग फुट की तरफ इंक्लाइन रहता है, झुका रहता है। इन शॉर्ट में बात करें, द बेलबेड हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लबर एज फॉर इट इज पॉसिबल। जो बेलबेड है, बेलबेड है तो बेलबेड को लबर के ही अनुसार काम करना पड़ता है, या लबर को बेलबेड के ही अनुसार काम करना पड़ता है, ये चीज़ जो है पॉसिबल है। मतलब यही होता है, वो फिक्स्ड फुट और जो है रोटेटिंग फुट, दोनों में एक गहरा रिलेशन होता है और दोनों एक दूसरे की भावनाओं या फीलिंग्स को समझते हैं। अब नोट में यहाँ कमेंट या नोट्स लास्ट में लिखा जाता है, तो इसमें क्या है, इन द अबव लाइन डन प्रेजेंट्स अ मेटाफिजिकल कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर डन ने कौन से कंसेप्ट का यूज किया है, तो मेटाफिजिकल कंसेप्ट का यूज किया है। द पोएट ड्रॉज अ फार फिक्स्ड इमेजरी द ड्रॉट्समैन कंपास टू प्रूव डेट द यूनियन ऑफ द लबर एंड बेलबेड इज इन सेपरेशन। और यहाँ पर ये जो लबर और बेलबेड के सेपरेशन को ये जो है ड्रॉटमैन्स के कंपास से कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं। ही गिव्स हाई वैल्यू टू द बेलबेड, और वो बेलबेड को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। डेट नन ऑफ हिज प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स कैन बी सक्सेसफुल विदाउट हर नेचुरल सपोर्ट। और वो कहते हैं कि बिना तुम्हारे सपोर्ट के कोई भी प्लान या कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अनलेस सी इंक्लाइंस द हाफ लेग कैन नॉट कंप्लीट द सर्कल। और ये तब तक जब तक कि वो जो है, वो मतलब उसकी प्रेमिका जो है ना, सर्कल अगर प्रेम का है, मतलब प्रेम का कोई फिक्स्ड फुट माने हैं, जब तक कि वो अगर फेथफुल नहीं रहेगी तो ये जो वेंडरिंग है यानी कि लबर है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना वो अधूरा है। अब यहाँ पर तीसरा पैसेज है एक्सप्लेनेशन। तो तीसरा पैसेज क्या है, कॉल अस व्हाट विल यू बी आर मेड सच बाई लव, कॉल हर वन मी another fly, be our tapers too and at your own cost die, be our taper too, sorry, and we in us find the eagle and the dove, the phoenix riddle hath more bit by us be two being one, or it's so two one neutral thing both success fit, be thy and rise the same and prove mysterious by this love। देखिए अब यहाँ पर पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन से पोएम का है। तो कॉल अस व्हाट यू विल, कहो जो तुम कहना चाहते हो। वी आर मेड सच बाय लव, हम तो ऐसे प्यार में ही बने हैं, हम तो पहले ऐसे थे ही नहीं। कॉल हर वन, उसे जो है एक फ्लाई कहो, मी अनदर फ्लाई, और मुझे दूसरा कीट पतंगा कह दो। वी आर टेपर टू, हम तो टेपर हैं। एंड एट योर ऑन कॉस्ट डाई, और अपने ही कॉस्ट पर मर जाएंगे। तो देखिए ये इसमें एक पोएम था कैनोनाइजेशन जॉन डन का, जिसमें जॉन डन जो है अपने फ्रेंड से बात कर कहते हैं कि आप उसे जो है मुझे प्यार करने दो, लेट मी लव, है ना, तुम्हारा क्या जाता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब रेफरेंस में आप कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैनोनाइजेशन composed by John Donne, who was the father of metaphysical poetry। अब देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पोएम, ये लाइन या ये स्टेंजा इस कैनोनाइजेशन पोएम से लिया गया है, सॉरी, कैनोनाइजेशन पोएम से लिया गया है, और जिसको कंपोज किया है जॉन डन ने। मतलब कैनोनाइजेशन को किसने लिखा है, तो कैनोनाइजेशन को जॉन डन ने लिखा है। और जॉन डन को और क्या कहा जाता है, तो जॉन डन को कहा जाता है द फादर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर किसे कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर कहा जाता है जॉन डन को। अब देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में बात करें, द पोएट रिक्वेस्ट्स हिज बेलबेड टू सरेंडर हर बॉडी टू हिम। पोएट जो है अपने बेलबेड से रिक्वेस्ट करता है
ताकि उसके लिए वो अपने बॉडी को सरेंडर कर दे। ही स्टार्ट्स द पोएम एब्रप्टली ड्रामेटिकली इन एन अनकन्वेंशनल मेथड। वो पोएम को एक अनकन्वेंशनल मेथड से जो है एक ड्रामेटिकली स्टार्ट करता है। द पोएट रिक्वेस्ट्स हिज बेलबेट टू सबमिट हर लव टू हिम। और पोएट अपने बेलबेट से रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो उसके प्रति जो प्यार है वो चीज़ वो दिखा रहा है एक तरह से। एट द सेम टाइम, और इसी समय ही आस्क द अदर्स टू माइंड देयर ऑन बिजनेस। और वो दूसरों से कहता है कि तुम अपना काम करो। लेट हिम बी लेफ्ट टू लव हर फ्रीली। और उसे जो है फ्रीली रूप से प्यार करने के लिए छोड़ दो, है ना। तुम बाकी अपने काम पर ध्यान दो, हम लोग को ध्यान मत दो। एक्सप्लेनेशन क्या है? द लवर शुड थिंक डैट द लवर एंड द मॉथ्स आर लाइक टू पर्सन्स। लवर ये कहता है कि लवर और मॉथ्स जो हैं एक ही पर्सन की तरह होते हैं। मतलब लवर और मॉथ्स में बहुत खास अंतर नहीं, ये दो पर्सन तो होते हैं, लेकिन दे आर लाइक कैंडल्स, ये कैंडल्स की तरह होते हैं। विच बर्न एट देयर ऑन कॉस्ट, जो कि अपने ही कॉस्ट पर जलेंगे। जैसे मॉथ्स क्या होते हैं, जब कैंडल वगैरह जलती है तो वहाँ पर जाते हैं और खुद जल जाते हैं, मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं और खुद जलते हैं। दे आर लाइक, अच्छा एक मिनट, दे डू नॉट डिमांड वैक्स और अ मटेरियल फॉर देमसेल्व्स। और ये खुद के लिए वैक्स या किसी मटेरियल की डिमांड नहीं करते हैं। दे आर लाइक, देखें, दे आर लाइक द फ्लाइज, ये मधुमक्खियों की तरह हैं। सॉरी, दे आर लाइक द फ्लाइज, ये कीट पतंगों की तरह हैं, मक्खियों की तरह हैं, कीट पतंगों की तरह हैं। हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिफोर द कैंडल्स, जो कि कैंडल्स के सामने जाकर उसके इर्द गिर्द ही मतलब भटकते हुए उसमें अपने जीवन को भी त्याग कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। विच दे लव सो मच, और बहुत ज़्यादा उससे वो प्यार करते हैं। लवर अगेन सेज, लवर फिर से कहता है, डेट दे आर टू क्रिएचर्स सच एज द ईगल एंड डव, कि वो दो क्रिएचर्स के समान हैं, जैसे ईगल होता है और डव होता है। तो इसमें लवर कहता है कि तुम मुझे ईगल मानो और मेरी प्रेमिका को, जो कि सुंदर सुशील है, उसको डव मानो। द ईगल इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ईगल जो होता है वो स्ट्रेंथ का सिंबल होता है, और सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ जो रिप्रेजेंट करता मेल को। एंड डव इज द सिंबल ऑफ जेंटलनेस, काइंडनेस, और डव जो है जेंटलनेस का सिंबल होता है। द लवर एंड द वेलवेट आर ईगल एंड डव इन वन बॉडी। ये कहते हैं लवर और वेलवेट जो प्रेमी है और उसकी जो प्रेमिका है वो एक ही बॉडी में ईगल और डव के समान हैं। दे सिम्बलाइज स्ट्रेंथ एंड होलीनेस, और जब ये एक बॉडी में मिलते हैं तो ये स्ट्रेंथ और होलीनेस को सिम्बलाइज करते हैं। दे आर लाइक द फोनिक्स, ये एक फोनिक्स बर्ड के समान है। विच एंजॉयज टू सक्सेस इन वन पर्सनालिटी, जिसमें कोई जेंडर नहीं होता, एक ही पर्सनालिटी में दो शख्स होते हैं। तो ये फोनिक्स रिडल पक्षी की तरह हैं। दे आर बोथ मेन एंड वीमेन इन वन सिंगल पर्सनालिटी, और ये दोनों एक सिंगल पर्सनालिटी में, एक ही सिंगल पर्सनालिटी में है, मैन है या वीमेन है, दोनों हैं। इट बर्न्स इटसेल्फ टू डेथ, और ये खुद जलेंगे और खुद मरेंगे। एंड आफ्टर एवरी 500 ईयर्स राइज फ्रॉम द एसेस एंड लिव अगेन, और हर 500 साल के बाद में ये फिर से अपनी ही एसेस से, अपनी राख से जीवित होते हैं और फिर से रहते हैं। तो फोनिक्स रिडल इस तरह से होता है। तो वही ये चाहते हैं कि हम भी जीवित होंगे और हम भी दोबारा फिर से आएंगे। देयर लव इज लाइक द लव ऑफ द ईगल एंड डव विच आर बोथ स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। ये कहते हैं कि इनका जो प्यार है, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्यार है, ये कैसा है? ये स्ट्रेंथ और प्योरिटी है। जैसे फोनिक्स रिडल पक्षी का होता है, वैसे उसी के समान ये जो है स्ट्रेंथ और प्योरिटी दोनों को कंटेन करके रखता है। दे लीड टू लिव्स इन वन बॉडी, और ये जो हैं दो लोग तो हैं, लेकिन ये दोनों लोग की जान आत्मा एक दूसरे में बसी रहती है। अब नोट में यहाँ पर मोथ,
हाँ देखिए, द मोथ डाइज एट द आल्टर ऑफ द लाइफ एंड फोनिक्स लिव्स द जॉइंट लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन। मोथ जो है एक तरह से लाइफ की आल्टर पर जो है मरती है ना। आल्टर मतलब होता है बेदी। फोनिक्स जो है वो फोनिक्स का मैन और वुमेन दोनों की लाइफ जो है जॉइंट होती है। तो ये अपना कंपैरिजन एक मौत और जो है फोनिक्स रिडल से करते हैं। द मोथ डाइज विद इट्स ओन वैक्स, और मोथ जो है अपने खुद के वजह से मर जाती है। इट हैज़ नॉट टू ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, और इसको बाहर से जो है कोई मटेरियल नहीं है इसके पास। इन द सेम वे, इसी तरह से द लव ऑफ द लवर डज नॉट डिमांड एनी मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। इसी तरह ये जो प्रेमी या प्रेमिका का ये जो प्यार होता है, ये बाहर से कोई डिमांड नहीं करता है कि हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए। बस इनको एक प्यार की डिमांड होती है। इन सेक्सुअल इंटरकोर्स द पर्सन बर्न्स हिज ऑन ब्लड एज ही शुड नॉट बी रिफ्रेंड फ्रॉम लविंग हिज बेलबेड। क्लियर इतना। अब ये देखिए नेक्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन है जॉन मिल्टन। तो ये वैसे यहाँ दिया है जॉन मिल्टन का है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, सीधा ये चीज़ रहेगा और आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आंसर करना है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ डेट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all overwoe with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat। तो वैसे यहाँ से पता चल गया मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस तो पैराडाइज लास्ट का है। तो शुरू करिए। दीज लाइन्स आर refer to, या these lines refer to मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट बुक वन। देखिए मिल्टन्स जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट बुक वन से ली गई हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, और ये जो हैं वर्ल्ड लिटरेचर के एपिक ग्रेटेस्ट एपिक में से एक है ये पैराडाइज लास्ट जो है। काफ़ी अच्छी है ये चीज़। और देखिए क्या है, मिल्टन्स प्लेस वाज सेकंड टू शेक्सपियर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में देखा जाए तो मिल्टन जॉन मिल्टन का जो प्लेस है वो जो है शेक्सपियर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। मतलब मिल्टन का प्लेस दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर शेक्सपियर का है। फिर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, देखिए कॉन्टेक्स्ट में मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक। मिल्टन का ये जो पैराडाइज लॉस्ट है पहले नंबर तो एक एपिक है, इसका जेनर एपिक है। और द पोएट स्टार्ट्स हिज पोएम इन द एपिक स्टाइल, और पोएट जो है अपनी पोएम को एपिक स्टाइल में स्टार्ट करता है। मिल्टन्स असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट। मिल्टन का जो असाइनमेंट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट है। हेंस ही डिमांड्स एड फ्रॉम सम डिवाइन फोर्स टू कंप्लीट हिज ग्रेट टास्क। इसलिए ये जो टास्क को पूरा करने के लिए इसमें कुछ डिवाइन फोर्स का यूज करते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन में क्या है इसका एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है, इन दीज लाइन्स, इन लाइन में मिल्टन इंट्रोड्यूसेस हिज सब्जेक्ट बिफोर द हेवनली म्यूज। मिल्टन जो हैं अपनी बातों को हेवनली म्यूज के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब सबसे पहले इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होता है, म्यूज को ये इन्वोक करते हैं। ही वांट्स टू डिस्क्राइब इन हिज पोइट्री, और ये जो हैं अपने पोइट्री में ये भी डिस्क्राइब करते हैं हाउ एडम द फोर फादर ऑफ मैन। एडम जिसकी संतान हम लोग हैं, मतलब क्रिश्चियन के अनुसार हम लोग एडम और ईव की संतान हैं। तो द फोर फादर ऑफ मैन जो कि मैन के फोर फादर कहे जाते हैं, हु लिव्ड इन एडन बाई परमिशन ऑफ गॉड, जो कि गॉड के परमिशन से जो है गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे। कहाँ रहते थे, इन ईडन, मतलब गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे। एंड वाज अलाउड टू एंजॉय ऑल बेनेडिक्शंस ऑफ द पैराडाइज एक्सेप्ट द चेक अपॉन हिम। और एक चीज़ है, और इनको जो है जब ये गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे तो इनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया था, हर चीज़ का ये एंजॉय कर रहे थे। लेकिन केवल एक चीज़ पर इनकी चेक एंड बाउंस लगा था, एक ही चीज़ को मना किया गया था, वो था कि गार्डन ऑफ ईडन में एक फ्रूट ऑफ नॉलेज था, फ्रूट ऑफ नॉलेज ट्री था। तो फ्रूट ऑफ नॉलेज ट्री के फ्रूट को नहीं खाना था, ये चीज़ मना किया गया था। आगे देखिए
ही प्लग्ड द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, और यही चीज़ इन्होंने गलती कर दिया, इन्होंने फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को तोड़ लिया, विच हैड अ मोर्टल टेस्ट, और इसको खा लेने के बाद में एक मोर्टल इंसान जो है मोर्टल को प्राप्त हो जाता है। मोर्टल मीन्स एक तरह से पहले इमोर्टल था, लेकिन इसको खाने के बाद मोर्टेलिटी को प्राप्त हो जाता है, नश्वर। एंड विच गॉड हैड फॉरबिडन हिम टू ईट, और इसको भगवान ने खाने के लिए मना किया था। एडम ईट द फ्रूट, और एडम और ईव ने इस फ्रूट को खा लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट गॉड बिकेम एंग्री, और अब क्या हुआ, गॉड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब जब गॉड गुस्सा हो गए तो ही कुड नॉट बेयर द इंसल्ट एंड एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, तो ये जो है इस तरह से मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए गॉड, और इसको क्या किए, एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से एक्सपेल कर दिए, हटा दिए, और इनको धरती पर फिकवा दिए। एडम विद हिज वाइफ वाज टर्न्ड आउट फ्रॉम ईडन, अब एडम जो है अपनी वाइफ ईव के साथ में ये गार्डन ऑफ ईडन से बाहर यानी कि पृथ्वी पर आ गए। वाइल द रेस ऑफ मैनकाइंड वाज इंटायरली डिप्राइव्ड ऑफ हेवनली ब्लिस, और जब यहाँ पर पहुँचे तो देखिए ये जो मैनकाइंड की रेस है इस तरह से ये तो हेवनली चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। मिल्टन सेज डेड द एडन स्टूड इन द सेम एंड लाइफ लॉन्ग रिप्रेजेंटेड बट क्राइस्ट, मिल्टन कहते हैं कि एडम जो है वो एक शर्म के वजह से पूरा शर्म में डूबा हुआ था, और एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, बट क्राइस्ट द होली मैन टुक पिटी ऑन हिम, और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से रिपेंटेंस में भी था, लेकिन कुछ समय बाद एक ग्रेट पर्सनालिटी क्राइस्ट पैदा होते हैं, और ये जो हैं जो भी बुराइयां थी उसको नष्ट करते हैं। फिर क्या है देखिए, पिटी ऑन हिम एंड हेल्प्ड हिम ब्रिंग, और उसे जो लाने में उसकी हेल्प करते हैं। बैक टू द सेम स्टेट ऑफ ग्लोरी एंड ऑब्टेन्ड रेस्टोरेशन ऑफ पैराडाइज टू द ह्यूमन रेस, और जो है मतलब ऐसा कहा जाता है जब इनको फिकवाया जाता है तो धरती पर बहुत ज़्यादा पाप वगैरह हो रहा था इस तरह से, और वहाँ पर ये माना जाता है कि एक ग्रेट पर्सनालिटी जब क्राइस्ट पैदा होंगे तो वही जो है इसको समाप्त करेंगे, इस पाप को नष्ट करेंगे। मिल्टन एडॉप्ट्स द क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एपिक राइटिंग, अब यहाँ से एक ही आ जाता है, मिल्टन ने एपिक राइटिंग के लिए कौन से स्टाइल का यूज किया है, कौन से स्टाइल को एडॉप्ट किया है, तो एडॉप्ट किया है क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्टाइल को इन्होंने एडॉप्ट किया है। एंड एडॉप्ट्स इनवोकेशंस एज द फर्स्ट स्टेप टू एपिक राइटिंग, और जो है एपिक राइटिंग के फर्स्ट स्टेप में इन्होंने इनवोकेशन को भी एडॉप्ट किया है। इनवोकेशन का मतलब जैसे ऐसे आह्वान किए हैं, म्यूज का आह्वान किए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अब सबका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बल्कि केवल यही पहचान लेंगे, जैसे यहाँ आई थेंस इनवोक दाई एड फॉर माई एडवेंचरस सॉन्ग डैट, अब यहाँ से दिमाग लगा लो, मेरे एडवेंचरस सॉन्ग यानी कि जो मैं पैराडाइज लॉस्ट को लिख रहा हूँ इसके लिए वो क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं, म्यूजिज का इन्वोक करते हैं। विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोर अबव द Ionian Mount while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme, तो ये है आपका पैराडाइज लॉस्ट का ही है। दीज लाइन्स अकर इन वेल नोन एपिक पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, अभी ये चीज़ यहाँ से लिया गया है, और इसके बाद में जो है इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस तो हो ही गया। कॉन्टेक्स्ट में मिल्टन इज गोइंग टू राइट अपॉन अ सब्जेक्ट, मिल्टन एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर को लिखने जा रहे हैं विच वुड सरपास इवन द वर्क्स ऑफ द क्लासिकल ऑथर्स इन ग्रैंड्योर एंड स्टाइल, जो कि एक बहुत समझ लीजिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको लिखने जा रहे हैं। ही वुड टच द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ लॉस, जहाँ पर वो लाइफ के क्वेश्चंस को, डेथ लॉस के क्वेश्चन को टच करेंगे, एंड रेस्टोरेशन ऑफ द पैराडाइज, और पैराडाइज के रेस्टोरेशन के भी क्वेश्चन को टच करेंगे। देयरफॉर ही डिमांड्स एड फ्रॉम द म्यूज, इसलिए म्यूज से सहायता मांगना चाहते हैं, म्यूज से चाहते हैं कि वो आए उनकी हेल्प करें इस ग्रेट एपिक को लिखने में।
द गुडनेस ऑफ पोएट्री, और जो पोएट्री की अच्छाई होती है, वेयर एवर सी में बी एट दिस मोमेंट, पोएट्री की अच्छाई उनकी वजह से और अच्छी हो जाएगी, म्यूजेज की वजह से। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दीज लाइन्स मिल्टन सेज डेट द असाइनमेंट विच ही हैज टेकन फ्रॉम फॉर हिम इज वेरी ग्रेट। इस लाइन में मिल्टन कहते हैं कि मिल्टन कहते हैं कि जो असाइनमेंट है, जो कि उन्होंने लिया है इस ग्रेट वर्क को लिखने के लिए, उन्होंने लिया है। इवन द एंसेंट पोइट्स ऑफ राइटर्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर डिड नॉट वेंचर टू राइट अपॉन अ सब्जेक्ट टू इम्पॉर्टेंट इन ग्लैंडोर एंड इन स्टाइल। मिल्टन सीज डेट सच अ वर्क वाज नेवर रिटन इन द पास्ट। मिल्टन कहते हैं इस तरह का वर्क पास्ट में कभी नहीं लिखा गया है, और मैं लिखने जा रहा हूँ, तो म्यूज़ तुम मेरी सहायता करो। देयरफॉर ही वुड लाइक टू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द हेवनली म्यूज। वही इसलिए वो हेवनली म्यूज से सपोर्ट पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आए उनको हेल्प करे। सच अ वर्क ऑफ सबलाइम नेचर कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द एड एंड द इंस्पायरेशन फ्रॉम द गुडनेस ऑफ पोइट्री। और वो कहते हैं इस तरह का काम जो है पोइट्री की गुडनेस से जो है, इस तरह का काम बिना म्यूज के सहायता के, बिना म्यूज के ये जो है कंप्लीट नहीं हो की जा सकती हैं। अब यहाँ देखिए नोट में, मिल्टन फॉलोज द क्लासिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग एपिक पोइट्री। अब देखिए मिल्टन कौन सी स्टाइल का यूज करते हैं, तो एपिक पोइट्री को लिखने के लिए ये जो हैं क्लासिकल स्टाइल का यूज करते हैं, क्लासिकल स्टाइल का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर द ब्रॉड सरकम फ्रेंस हंग ऑन हिज शोल्डर्स लाइक टू द मून हुज ऑर्ब थ्रू ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप टू फेसोल और इन वोल्डर्नो टू डिस्क्राइब न्यू लैंड्स रिवर्स और माउंटेन्स इन हर स्पोर्टी ग्लोब्स। तो यहाँ से देखिए, यहाँ यहाँ से पता चल जाता है कि ये पैराडाइज लॉस्ट का है, इन्वोकेशन से ये ली गई हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट का, तो बाकी सारा वही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सेम ऐसे होगा। अब फिर यहाँ पर क्या है, द माइंड इज इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और हेल ऑफ अ हेवन। ये भी पैराडाइज लास्ट की ही लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस हेवनली म्यूज डेड ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heaven and the earth rose out of chaos। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, ये भी पैराडाइज लास्ट की पोएम है, शुरुआत से ही क्लियर हो गया, हेवनली म्यूज, म्यूज को इसमें संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है आपका डूइंग और सफरिंग बट टू दिस बी श्योर और टास्क बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट एज बींग contrary to his high will whom be resist। तो यहाँ से देखिए डूइंग और सफरिंग बट ऑफ दिस बी श्योर आवर टास्क, तो यहाँ से इस लाइन से पता चल जाता है कि पैराडाइज लास्ट का ये भी है। पैराडाइज लास्ट बुक 1 जॉन मिल्टन ने कंपोज किया। इसके बाद देखिए अबव द एनोनियन above the Aeonian mount while it pursues things unattempted yet in prose और rhyme। तो ये भी कहाँ की है, ये भी पैराडाइज लास्ट का है, पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन ने लिखा है। अब नेक्स्ट ये लाइन है, हेयर बी में रेन, हेयर बी में रेन सिक्योर एंड इन माई चॉइस टू रेन इन वर्थ एम्बिशन दो इन हेल बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये जैसे सटन कहते हैं कि हेवन में सर्व करने से अच्छा है कि हेल में राज किया जाए, तो ये भी पैराडाइज लास्ट से ही लिया गया है, पैराडाइज लास्ट से लिया गया है, मिल्टन की है। नेक्स्ट देखिए What though the field be lost, all is not lost. The unconquerable will and study of revenge, immortal hate and courage never to submit or yield, and what is else not to be overcome। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 कैन जॉन मिल्टन ने लिखा है। कैसे पता चला, देखिए
दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, यही यहाँ से पता चलता है थोड़ा सा। स्टडी ऑफ रिवेंज इमोर्टल हेट, वही इमोर्टल की बात पैराडाइज लास्ट में हुई है। फिर यहाँ पर है फॉर द माइंड एंड स्पिरिट रिमेन्स इनविंकिबल एंड बिग्योर सून रिटर्न्स दो ऑल आवर ग्लोरी एक्सटिंक्ट एंड हैप्पी स्टेट हेयर swallowed अप इन द एंडलेस माइजरी। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर द माइंड एंड स्पिरिट रिमेन्स ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये भी पैराडाइज लास्ट बुक 1 की ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए द स्पिरिट्स ऑफ फेरी termagants in flame mount up and take salamanders name softly yielding minds to water glide away and sip with nymphs their elemental tea। अब वैसे देखिए स्पिरिट वगैरह की बात किया गया, ये भी पैराडाइज लास्ट के नहीं, ये जो है अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है। तो रेफरेंस देखते हैं, इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। रेफरेंस में दीज लाइन्स अकर इन द रेप ऑफ द लॉक, ये लाइन जो है रेप ऑफ द लॉक में है, जिसको जो कि मार्क हीरोइक एपिक पोएम है और कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप, जिसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। तो रेफरेंस क्लियर, दीज लाइन्स अकर इन द रेप ऑफ द लॉक अ मॉक हीरोइक पोएम कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बिलिंडा द हीरोइन ऑफ द मॉक एपिक ऑफ दिस मॉक एपिक, बिलिंडा जो कि इस मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन है, वाज इंजॉइंग हर स्लीप, ये सोते समय इंजॉय कर रही है, मतलब सो रही है। ड्यूरिंग द स्लीप, और सोते ही समय द फिगर ऑफ अ हैंडसम यूथ सीम्ड टू अपीयर ऑफ हर ड्रीम, और जब ये सो रही थी तो ये सपना देख रही थी, ये एक फेयर यूथ का सपना, हैंडसम फेयर यूथ का सपना देख रही थी। एंड गेव हर सम नॉलेज विच वाज स्पेशली फॉर हर। आगे एक्सप्लेनेशन में इन दीज लाइन्स द यूथ सेज टू बिलिंडा डेट सम ऑफ द लेडीज हु आर प्लेफुल मिस्चीवियस एंड फ्लर्ट्स रिटेन द सेम qualities even is their old age, although they are not able to play the mischief themselves, yet they get it done by others. These beautiful ladies after death becomes spirits, their spirits mingle with the elements, the spirits of these ladies which are fire are thereafter known as salamanders of the or the spirits of the water. They become nymphs of the sea and live in the company of the water. They become nymphs of the sea and live in the company of other nymphs who are the spirits of the sea and enjoy life with them. The youth of the dream take Belinda into confidence and bringing his lips to her ears conveys it। अब देखिए यहाँ पर पटापट ऐसे देख लेते हैं। ओह से डेड स्ट्रेंज कॉज येट अनएक्सप्लोर्ड could make a gentle valley reject a lord in task so bold can little men engage एंड इन सॉफ्ट बोसोम dwell सच माइटी रेज। तो ये अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है इसको। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेंजा है सन थ्रू वाइट कर्टन्स सॉट अ timorous ray and opened those eyes that most eclipsed the day। तो यहाँ देखिए सन थ्रू वाइट कर्टन सॉफ्ट अ टेमरस रे, यहाँ सन है। अब इस लाइन से तो पता ही चल जाता है ये भी रेप ऑफ द लॉक का ही लाइन है। नेक्स्ट जो है नोरिस्ड टू लॉक्स विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड इन इक्वल कर्स एंड वेल कंस्पायर्ड टू डेक। तो यहाँ लॉक से पता चलता है, टू लॉक से पता चलता है ये रेप ऑफ द लॉक का पोर्शन है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर आपको देखना होगा ये जॉन वेबस्टर ने क्या लिखा था। तो जॉन वेबस्टर ने लिखा था डचेज ऑफ माल्फी लिखा था।
और डचेज ऑफ माल्फी एक ट्रेजिडी है। तो देखिए, एम्बिशन मैडम इज अ ग्रेट मैन्स मैडनेस that is not kept in chains and close pent rooms but in fair light some lodgings and is girt with the wild noise of prattling visitants which makes it lunatic beyond all cure। तो ये चीज़ आपका कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये डचेज ऑफ माल्फी से। तो देखते हैं रेफरेंस क्या है। These lines have been selected from the Duchess of Malfi written by John Webster या द माइटी पेन ऑफ द जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर के द्वारा इसको लिखा गया डचेज ऑफ माल्फी को। आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट में, द डचेज लव फॉर एंटोनियो, इसमें जो है एंटोनियो के प्रति जो डचेज का प्यार है इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर मैरिज। अब ये प्यार जो है मैरिज में कन्वर्ट होने जा रहा है, मतलब डचेज जो है एंटोनियो से शादी करने जा रही है। सी पुट्स द रिंग ऑन हिज फिंगर, वो जो है उसके फिंगर में रिंग पहनाती है। ही सीइंग दिस बिहेवियर ऑफ द डचेज नील्स बिफोर हर, और वो जो है डचेज के इस बिहेवियर को देखता है ना, अपने उसके सामने घुटनों की बल वो जैसे होता है ना कि रिंग पहनाते समय बैठ जाता है। सी रैजेज हिम बाई हर हैंड, और वो उसको मतलब डचेज जो है एंटोनियो को अपने हाथ से उठाती है। एंड आस्क हिम टू कॉस्ट ऑफ हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उससे कहती है तुम जो है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर परेशान ना हो, ठीक है, और हम तुमसे प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी भी करेंगे। एक्सप्लेनेशन, एड्रेसिंग द डचेज एज मैडम, यहाँ डचेज को एक मैडम के रूप में एक्सप्रेस करते हुए एंटोनियो सेज, एंटोनियो कहता है टू हर, उससे कहता है डेट एम्बिशन इज अ ग्रेट मैन्स मैडनेस, कि एम्बिशन जो है एक ग्रेट मैन की एक पागलपन है। Unlike ordinary madmen, this madman, ambitious man, is not kept in chains and heavenly guarded cells. On the contrary, such a madman lives in beautiful and properly lighted chambers. Also, such a great madman, continuous man, is surrounded by idly talking visitors who lead him to utter lunacy with becomes almost incurable। मतलब ये चीज़ बताते हैं कि हाँ ठीक है, हमें तुम्हारे हम तुम्हारे पैसे के लालच में तुमसे शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे भी तुमसे प्यार है, इसलिए हम लोग शादी कर रहे हैं और ये सीक्रेट ही रखना पड़ेगा हम लोग को, ये सब बताते हैं, बातें होती हैं। ही एंड हिज ब्रदर आर लाइक प्लम ट्रीज that grow brooked over standing pools. They are rich and or laden with fruit, but none but crows, pies and caterpillars feed of them। He and his brother से ही पता चल जाता है कि ये डचेज ऑफ माल्फी का पोर्शन है। चलिए आगे देखते हैं। A politician is the devil's quittled anvil, he fashions a sins on him and the blows are never heard। He may work in a lady's combat as hair for prayer। तो ये चीज़ भी आपका डचेज ऑफ माल्फी की है। डचेज ऑफ माल्फी को जॉन वेबस्टर ने लिखा है, इसको है तो क्लियर ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है, हाइपोक्राइसी इज वोवन ऑफ अ फाइन स्मॉल थ्रेड subtler than Vulcan's engine, yet believed your darkest actions may your private thoughts will come to light। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, डचेज ऑफ माल्फी से लिया गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए विलियम कॉनग्रीव। तो विलियम कॉनग्रीव ने क्या लिखा है, तो विलियम कॉनग्रीव ने द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। वन नो मैर वन क्या सॉरी वन नो मोर ओज वंस ब्यूटी टू अ लवर देन वंस बिट टू एन इको। तो इसको थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये बड़े कन्फ्यूजिंग लाइन होती है। ये लिया गया है द वे ऑफ द वर्ल्ड से। तो रेफरेंस देखते हैं, दीज मोस्ट ब्यूटीफुल क्वाटेशन
These most beautiful quotation has been derived from the comedy of manners। और ये जो द वे ऑफ द वर्ड है ये कॉमेडी है, लेकिन इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा गया है। एंड रिटन बाय विलियम कॉनग्रीव, और इसको विलियम कॉनग्रीव के द्वारा लिखा गया। ये क्वाटेशन एक्ट सेकंड सीन सेकंड में दिखाई देता है। तो क्वाटेशन क्या है? वन वन नो मोर ऑज वंस ब्यूटी टू अ लवर देन वंस बिट टू एन इको। एक और है यहाँ पर देखिए, फ्रेंडशिप विदाउट फ्रीडम इज एज डल एज लव विदाउट इन्जॉयमेंट और वाइन विदाउट टू अ स्टिंग। तो ये भी जो है द वे ऑफ द वर्ड से लिया गया है, बाकी तो हो ही जाएगा।